हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे दाब। क्या होता है बेटा दाब, यानी कि प्रेशर। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, दाब की परिभाषा, जिसे हम दबाव भी कहते हैं बेटा। दबाव क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया जाने वाला बल होता है। ये इस बात का माप है कि किसी दिए गए क्षेत्र पर कितना बल लगाया जाता है। अगर हम दबाव की बात करें तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर F बटे A। F क्या होता है बेटा? यहाँ पर बल होता है और A फॉर एरिया होता है जिस क्षेत्र पर हम बल लगा रहे हैं, है ना बेटा। अब बात आती है इसके यूनिट की। यूनिट की बात कर लीजिए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। दाब की जो इकाई होती है बेटा वो पास्कल होती है, जिसे PA से प्रदर्शित करते हैं। और PA बराबर कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? देखिए, दबाव की अन्य समानता प्रयुक्त इकाइयां भी होती है। एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब जो हमारा होता है, एक एटमॉस्फेयर, वो कितने के बराबर होता है? 101325 पास्कल के बराबर होता है। यानी कि कितना हो गया बेटा? पढ़ लीजिए इसको। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अब मिलीमीटर की बात कर लेते हैं। मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफन यूज्ड इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर, यानी दाब के बराबर होता है। एक टॉर होता है, एक टॉर एक मात्रक होता है बेटा। एक टॉर में कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब के प्रकार। दाब के प्रकार में सबसे पहला क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम कहते हैं वायु दाब। यानी कि दाब का जो पहला प्रकार हमारा आता है वो होता है हमारा वायु दाब। इसकी परिभाषा देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पर डाला जाने वाला दाब होता है। ठीक है बेटा। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो यह वायुमंडल में हवा के भार के कारण सतह पर दबाव पड़ने के कारण होता है और यह ऊंचाई के साथ घटता है ना। यानी जो हमारा वायुमंडल है, यानी कि वायु दाब होता है, वो हवा के भार के कारण सतह पर दाब पड़ने के कारण होता है। ये ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे और इसका जो दाब होगा वो क्या होगा बेटा? घटता जाएगा। ठीक है। अगर हम समुद्र तल पर अगर वायु दाब को अगर मान देखें तो ये लगभग बेटा कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है, या 1 एटीएम के बराबर होता है। ठीक है। 1 एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा। अब इसको हम नर्सिंग में कैसे प्रयोग करते हैं उसको आप देख लीजिए। नर्सिंग में उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी जैसी गतिविधियों के लिए वायुमंडलीय दाब को समझना महत्वपूर्ण होता है, तथा यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि उच्च ऊंचाई वाले वातावरण मरीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऊंचाई से होने वाली बीमारी के मामलों में बहुत से आपने देखे होंगे जो ऊंचाई पर जाते हैं तो रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बीमारी के कुछ मामले देखने को मिलते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कोई झूले पे बैठता है या पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं तो उनके लिए थोड़ी बहुत बीमारी उत्पन्न होने का कारण बन जाता है ना बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संतुलन में एक तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब होता है बेटा, है ना। अगर हम स्पष्टीकरण अगर देखें तो किसी तरल पदार्थ में जितना आप गहरे में जाएंगे दाब उतना ही अधिक होगा। यह दाब तरल पदार्थ के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण त्वरण और तरल पदार्थ के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है बेटा। ठीक है। अगर आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर रो जी एच। तो यहां पर रो हमारा क्या होता है? द्रव का घनत्व। रो हमारा क्या होता है बेटा? द्रव का घनत्व होता है और जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है प्यारे बच्चों। और एच हमारा क्या होता है? उस बिंदु से ऊपर द्रव स्तंभ की ऊंचाई है जहां दबाव मापा जा रहा है ना बेटा। अब बात करते हैं नर्सिंग में अनुप्रयोग की।
अब हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है उसको नर्सिंग के क्षेत्र में आप कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। परिसंचरण तंत्र को समझने में हाइड्रोस्टेटिक दाब महत्वपूर्ण होता है, और उदाहरण के लिए रक्तचाप उस ऊंचाई से प्रभावित हो सकता है जिस पर रक्त मापा जा रहा है बेटा, जैसे कि लेटे हुए या खड़े मरीज से रक्तचाप लेते समय। रक्तचाप का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्लड, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापना, यानी कि अगर हम उसका रक्तचाप अगर हम नाप रहे हैं तो उसमें हम ये कंडीशन देखते हैं कि मरीज लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है ना बेटा। तो ये किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई से प्रभावित हो सकता है, ऊंचाई पर। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की। रक्तचाप का मतलब यहाँ पे बेटा ब्लड प्रेशर से होता है, बीपी होता है, जिसे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। आइए अब बीपी की परिभाषा देख ली। जब हमने यहाँ बीपी पढ़ लिया तो इसका आप क्या करेंगे, परिभाषा भी देखेंगे। तो परिभाषा क्या होती है, रक्तचाप रक्त वाहिकाओं विशेष रूप से धमनियों की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा डाला गया दाब होता है ना। जो यानी कि रक्तचाप क्या है, रक्त वाहिकाओं या विशेष रूप से धमनियों की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा डाला गया दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या होती है, ये स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, विशेष रूप से हृदय संबंधी स्वास्थ्य में रक्तचाप को सिग्मोमैनोमीटर होता है, इसका उपयोग करके मापा जाता है और इसे मिलीमीटर पारे या मरकरी में व्यक्त किया जाता है। सिग्मोमीटर होता है, ये क्या करता है, रक्तचाप को नापता है बेटा। और रक्तचाप नापने के लिए इसे वे क्या करते हैं, मिलीमीटर पैमाना यानी कि मिलीमीटर पारा होता है जिसमें हम व्यक्त करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज की, ये क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सामान्य रक्तचाप सीमा कितनी होती है, सिस्टोलिक दाब जब हृदय सिकुड़ता है तो लगभग ये बेटा कितना होता है, 120 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। 120 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। डायस्टोलिक दाब ये कितना होता है, जब हृदय धड़कनों के बीच आराम की अवस्था में होता है तो ये लगभग 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि जब मिनिमम, यानी कि जो हमारा अगर हम बीपी अगर देखें तो मिनिमम हमारा कितना होगा, सबसे मिनिमम होगा 80, उसके बाद 120। अगर 80 से 120 के अगर बीपी आपका है तो बिल्कुल आप स्वस्थ माने जाएंगे। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग में अनुप्रयोग में। रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेत होता है मेरे प्यारे बच्चों, और उच्च रक्तचाप हृदय रोग और गुर्दे की समस्याओं जैसी स्थितियों के निदान और प्रबंधन में इसकी निगरानी आवश्यक होती है ना। बीपी आजकल आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना और घटना, है ना बेटा। तो इसका अगर हम नॉर्मल अगर हम बीपी देखते हैं, नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर देखते हैं तो वो 80 से लेकर 120 के मध्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, मिलीमीटर पारे के बराबर या मरकरी के बराबर। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रेशर इन गैसेस आइडियल गैस लॉ। ये क्या होता है बेटा, प्रेशर इन गैस या आइडियल गैस लॉ, गैसों में दाब या आदर्श गैस नियम, या इसे आदर्श गैस समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है देखिए, परिभाषा है, ये तापमान यानी कि कैपिटल टी, आयतन यानी कि बी, और गैस अणुओं की संख्या यानी कि एन के संदर्भ में गैसों के दाब से संबंधित होता है ना बेटा। जो इसका जो आयतन है, तो अगर हम इसमें अगर हम फार्मूला देखते हैं, यानी कि प्रेशर यानी कि पी, है ना बेटा, और इसमें एक नियतांक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन होता है,
और आर बेटा यहाँ पे रेडबर्ग नियतांक है। आइए देखते हैं फार्मूला। आइडियल गैस लॉ, आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं इसे। पी क्या होता है बेटा? गैस का दाब होता है। बी क्या होता है? गैस का आयतन होता है। एन क्या होता है? गैस के मोलों की संख्या होती है। आर हमारा आदर्श गैस स्थिरांक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और टी आप जानते ही हैं, केल्विन में तापमान। अब बात करते हैं नर्सिंग में अनुप्रयोग। आइए नेक्स्ट, ऑक्सीजन थेरेपी और इनहेलर, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया के उपयोग के लिए गैसों के व्यवहार को समझना आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों। और गैसों को प्रशासित करने वाले चिकित्सा उपकरणों को दबाव सिद्धांतों के अनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें आदर्श गैस समीकरण की, तो आदर्श गैस समीकरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन थेरेपी होती है, इनहेलर होते हैं, वेंटिलेटर होता है, एनेस्थीसिया का हम उपयोग क्या करते हैं? ये गैसों के व्यवहार के रूप में करते हैं। और इनको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम मरीज को इसके व्यवहार में किस तरीके से ला रहे हैं। ये क्या है? ये चिकित्सा उपकरण के सिद्धांत वगैरह होते हैं जो इसके अनुसार प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, यानी कि दबाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारक हमारा होता है बल। बल क्या है? किसी क्षेत्र पर लगाया गया बल सीधे दबाव को प्रभावित करता है। यदि किसी छोटे क्षेत्र पर अधिक बल लगाया जाए तो दबाव अधिक होता है। बिल्कुल बेटा बात सही है। अगर हम किसी छोटे क्षेत्र पर अगर दाब डालते हैं तो उस पर क्या होगा? बल ज्यादा लगाना, मतलब ज्यादा लगेगा। और अगर हम ज्यादा क्षेत्रफल पर अगर दबाव लगा रहे हैं तो उस पर कम दाब लगेगा, है ना। तो दाब की टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है ना बेटा। आइए अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है? बल जितना बड़ा क्षेत्र पर लगाया जाता है दाब उतना ही कम होता है। बिल्कुल बात बेटा सही है, यानी जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, है ना। उदाहरण के लिए बल को बड़े क्षेत्र पर फैलाने से, जैसे कि छोटे तलवे वाले जूते, है ना, चौड़े तलवे वाले जूते पहनना, जमीन पर दबाव कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका पैर है, अगर तलवे जूते अगर आप पहन रहे हैं, चौड़े तलवे हैं, तो उस पर क्या लगेगा? दाब कम लगेगा, यानी वो एरिया पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा रेगिस्तान में सबसे तेज कौन चल सकता है? क्योंकि रेगिस्तान में बेटा वहां पे क्या है? रेत ही रेत होता है। तो रेत होने के कारण क्या होता है? वहां पर कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो तो वहां पर रेत में चलने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नुकसान होता है। वहां पे तेज नहीं चल सकते, तो वहां पर सबसे ज्यादा ऊंट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट जो होता है उसको जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं बेटा वो बहुत ही चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? उसके चौड़े पैर होने के कारण वो रेत में आसानी से चल सकता है और दौड़ भी लगा सकता है। वहां पर जो कृषि वगैरह होती है तो वहां पर ऊंट का ही प्रयोग किया जाता है ना बेटा। क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? क्योंकि उसका जो एरिया है पैरों के तलवों का वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने के कारण क्या हो? जमीन को ज्यादा घेरते हैं, तो उन पर क्या होगा? बल यानी कि लगेगा, तो उस पर दाब कम लगाना पड़ेगा, है ना। तो दाब कम लगेगा बेटा तो क्या होगा? क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम है, दाब कम है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन नर्सिंग एंड मेडिसिन। आइए देखते हैं नर्सिंग और चिकित्सा में दबाव के अनुप्रयोग क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, यानी रक्तचाप माप, यानी ब्लड प्रेशर को मापना किस तरीके से हो सकता है? रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेत होता है जो हृदय प्रणाली के स्वास्थ्य को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, नर्सें नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रक्तचाप मापती हैं। रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है बेटा? ये महत्वपूर्ण संकेत देता है कि हृदय प्रणाली को ये स्वास्थ्य को दर्शाता है। अगर स्वस्थ मनुष्य है
तो क्या होगा, उसका बीपी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये नर्सें नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रक्तचाप को दिन प्रतिदिन मापा जाता है। अब बात आती है सिग्मोमैनोमीटर की। इसका मतलब क्या है, रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उपकरण होता है जो मिलीमीटर मरकरी में रीडिंग देता है प्यारे बच्चों, और ये उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन का निदान करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं श्वसन चिकित्सा की। रेसिपिरेटर थेरेपी, ये क्या होता है, आइए जानते हैं। श्वसन चिकित्सा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी में मरीजों को, विशेष रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों वाले मरीजों को सही मात्रा में हवा और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दाब के सिद्धांत शामिल होते हैं। अगर हम श्वसन चिकित्सा में अगर हम देखें तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी में मरीजों को, विशेष रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों को सही मात्रा में हवा और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दाब के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। अब बात आती है बाउंड हीलिंग की। बाउंड हीलिंग क्या है बेटा, घाव भरना। दाब क्या होता है, घाव यानी कि विस्तार के घाव, बिस्तर के घाव त्वचा पर लंबे समय तक दाब के कारण होते हैं, आमतौर पर उन रोगियों में जो स्थिर नहीं होते हैं। और दाब को समझना और ये कैसे ऊतक क्षति का कारण बन सकता है, और नर्सों को ऐसी स्थितियों को रोकने और उनका इलाज करने में भी मदद होती है। बाउंड हीलिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो घाव भरने की प्रक्रिया होती है। और घाव भरने की जो प्रक्रिया से मतलब क्या होता है कि जो त्वचा पर लंबे समय तक दाब के कारण होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर उन रोगियों के लिए जो स्थिर नहीं होते हैं, और उनको दाब को समझना और ऊतक जैसे क्षति का कारण बन सकता है, और नर्सों को ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए उनको इलाज में मदद भी करता है, जिसे हम बाउंड हीलिंग कहते हैं, घाव भरना कहते हैं। आइए नेक्स्ट आता है शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सर्जिकल, है ना, सर्जिकल प्रोसीडर, शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है एनेस्थेसिया में। ठीक है बेटा, शल्य चिकित्सा कहाँ होती है, एनेस्थेसिया में। रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहोश करने की क्रिया, ऑक्सीजन देने में प्रयुक्त गैसों के दाब को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो एनेस्थीसिया अगर किसी रोगी को हो जाता है, जो एनेस्थीसिया रोगी होते हैं, उनकी रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको बेहोश करने की क्रिया और ऑक्सीजन देने की जो प्रयुक्त गैसों के दाब की जो प्रक्रिया होती है, उसको सावधानी पूर्वक उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एंड इट्स रिलेशनशिप विद फोर्स। दाब और बलों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होता है, वो आइए देखते हैं। प्रेशर एंड फोर्स, दाब और बल, इसमें क्या होता है, बल में वृद्धि के साथ साथ दाब भी बढ़ता है। बल में वृद्धि होगी तो दाब भी बढ़ जाएगा बेटा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, किसी छोटे क्षेत्र पर अधिक बल लगाने से दाब बढ़ जाता है, और यही कारण होता है कि सुई जैसी नुकीली वस्तुएं कुंद वस्तुओं की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, दाब कम लग रहा है, दाब और बल की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि जो सुई है, सुई में क्या होता है, सुई जैसी नुकीली वस्तुएं हैं, तो उनमें क्या होता है, वस्तुओं की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाती है। सुई थोड़ा सा एरिया घेरेगी, थोड़ा सा एरिया घेरेंगे तो दाब हमें कम लगाना पड़ेगा, यानी बल कम लगाना पड़ेगा, तो दाब क्या होगा, जो फिक्स बैठ जाएगा। ये हमारा दाब और बल को संबंध को बताता है। आगे बेटा आता है प्रेशर एंड एरिया, दाब और क्षेत्र। ये भी देख लीजिए एक दूसरे में क्या है, जब एक ही बल को बड़े क्षेत्र में फैलाया जाता है तो दाब कम हो जाता है। उदाहरण के लिए स्नेशु बर्फ और के संपर्क में आने वाले क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिसे दाब कम होता है और व्यक्ति डूबने से बच जाता है। आपने देखा होगा जो स्नेशु जिसे कहते हैं बर्फ के संपर्क में आने वाले क्षेत्र,
को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, दाब कम बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है और व्यक्ति इसमें क्या होता है, डूबने से बच जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेशर, दाब के प्रकार, विवरण देख लेते हैं, फार्मूला इसका क्या क्या होता है और इसको नर्सिंग में किस तरीके से उपयोग करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए वायु दाब, वायुमंडल द्वारा अपने अंदर की प्रत्येक वस्तु पर डाला गया दाब होता है बेटा। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला देख लीजिए, 101.3 किलो पास्कल एट सी लेवल। अगर समुद्र लेवल पर अगर हम जो वायु दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी वायु दाब हो कितना होगा, 101.3 किलो पास्कल के बराबर। और ये बेटा ये रोगी के ऑक्सीजनेशन, श्वसन चिकित्सा और ऊंचाई में परिवर्तन को प्रभावित करता है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलन में एक तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक दाब कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, P बराबर होता है रो जी एच, P इक्वल टू होता है रो जी एच। रक्त परिसंचरण और द्रव चिकित्सा में प्रासंगिक, ठीक है बेटा, यानी रक्त परिसंचरण और द्रव चिकित्सा में प्रासंगिक होता है। आइए नेक्स्ट, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है वो देख लीजिए। रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। इसे हम मिलीमीटर पारे में नापते हैं। इसका महत्वपूर्ण संकेत माप हृदय संबंधी रोगों के निदान के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। अब बात आती है प्रेशर इन गैसेस, गैसों में दाब। गैसों का दाब आयतन, तापमान और अणुओं की संख्या आधारित होती है, जिसे हम PV बराबर nRT से प्रदर्शित करते हैं। P हमारा प्रेशर दाब होता है, B वॉल्यूम आयतन होता है, N मोलों की संख्या होती है, R स्थिरांक होता है, T हमारा टेम्परेचर होता है, जिसे ताप यानी T कहते हैं। इसका यूज हम ऑक्सीजन थेरेपी में करते हैं, वेंटिलेटर में करते हैं और एनेस्थीसिया में करते हैं, है ना बेटा। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आइए डेंसिटी एंड बॉयंसी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी एंड बॉयंसी, घनत्व और उछाल। घनत्व और उछाल से मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि घनत्व को किसी पदार्थ के देखिए, आइए घनत्व की परिभाषा देख लेते हैं। डेंसिटी जिसे कहते हैं, क्या परिभाषा आती है इसकी, निकल के देखिए। घनत्व को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु या पदार्थ में पदार्थ कितना सघन या सांद्रित होता है ना बेटा। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा रो का निशान होता है और इसका जो फार्मूला है m/v के बराबर होता है ना। रो क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व होता है, बी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एम क्या होता है, मास होता है। ठीक है बेटा, रो क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, जिसे हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नापते हैं। एम क्या होता है, वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान होता है। बी क्या होता है, पदार्थ का आयतन होता है। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, घनत्व की इकाइयां क्या क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो घनत्व की जो ऐसा इकाई होती है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना, और इसको हम किलोग्राम प्रति घन मीटर भी कहते हैं। अगर हम व्यवहारिक उपयोग में अगर ऐसे देखें तो घनत्व को अक्सर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा। अब इसकी महत्वपूर्ण धारणा क्या होती है, महत्वपूर्ण धारणा से मतलब ये होता है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व
1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब इसका अधिकतम घनत्व होता है। और पानी से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब डूब जाएंगी और जबकि पानी से कम घनत्व वाली वस्तुएं तैर जाएंगी। ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में आवेदन। नर्सिंग में आवेदन क्या है वो देख लीजिए। शरीर के तरल पदार्थों को समझना, विभिन्न शरीर तरल पदार्थों जैसे रक्त, लसिका, है ना बेटा, अंतरालीय द्रव का घनत्व मानव शरीर के भीतर उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। यह हम नर्सिंग के क्षेत्र में इसको हम देख सकते हैं। और चिकित्सा उपकरण में, चिकित्सा उपकरण का मतलब सिरिंज, यानी कि सिरिंज, फोरद्रव और अन्य चिकित्सा उपकरण घनत्व सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए उचित खुराक देने और सुरक्षित द्रव चिकित्सा सुरक्षित करने के लिए द्रव का घनत्व जानना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम शारीरिक विचार की बात करें, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी नैदानिक इमेजिंग में मानव शरीर के विभिन्न ऊतकों का घनत्व अलग अलग होता है, जो स्पष्ट चित्र बनाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं बॉयंसी की। बॉयंसी यानी कि उछलना। उत्प्लावन किसी द्रव, तरल या गैस। बॉयंसी का मतलब होता है उत्प्लावन। है ना बेटा। बॉयंसी या उछाल या उत्प्लावन भी कहते हैं। किसी द्रव या तरल गैस द्वारा उसमें रखी गई वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल होता है और यह बल वस्तु के भार का विरोध करता है और यह निर्धारित करता है कि वह द्रव में तैरेगी या डूबेगी। इसी को हम बॉयंसी कहते हैं, उछाल कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कि आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत सुना होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यानी कि इसमें उत्प्लावन बल पर ही डिपेंड है ये, क्योंकि उत्प्लावन बल के जो सिद्धांत को आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा समझाया गया था, और जो ये कहता है कि तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। आपने ये पढ़ा होगा। यानी कि जब किसी द्रव को आंशिक रूप से किसी जल में डुबाया जाता है तो वस्तु का भार और पानी के द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है। ये हमारा नियम होता है, उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फार्मूला की। जो गणितीय फार्मूला क्या होता है? एक्सप्रेशन एफ बी इज इक्वल टू रो जी इंटू बी। तो यहां पर आइए देख लेते हैं। एफ बी क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है, बॉयंसी बल, फोर्स। रो क्या होता है? द्रव का घनत्व होता है। बी क्या होता है? द्रव में डूबी हुई वस्तु का आयतन होता है ना प्यारे बच्चों। अब बी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि द्रव में डूबी हुई वस्तु का आयतन। और जी क्या होता है प्यारे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। अब इसकी अवधारणा देख लेते हैं। अवधारणाएं क्या क्या है? की कॉन्सेप्ट। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक या उसके बराबर है तो वस्तु तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। अब बात करते हैं तरल पदार्थ से ज्यादा सघन वस्तुएं डूब जाती हैं। बिल्कुल बात बेटा सही है। तरल पदार्थ से ज्यादा सघन वस्तुएं डूब जाती हैं, जबकि कम सघन वस्तुएं तैरेंगी। उदाहरण के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा पानी से कम सघन होता है बेटा। ये क्या होता है? तैर जाता है। जबकि पत्थर को आप डाल दीजिए पानी में तो पानी से ज्यादा सघन होता है, तो ये क्या होगा? डूब जाएगा। आप पानी में क्या करें? एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए उतने ही साइज का, और उतना ही आप एक पत्थर डाल दिए तो कौन डूबेगा, कौन तैरेगा? पत्थर बेटा डूब जाएगा और जो लकड़ी है वो तैरने लगेगा, है ना बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नर्सिंग में आवेदन यानी नर्सिंग के क्षेत्र में हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
मानव शरीर और उछाल, उछाल की अवधारणा यानी उत्प्लावन की अवधारणा शरीर को की पानी के साथ बातचीत को समझने में आवश्यक होती है, जैसे कि जल चिकित्सा, पुनर्वास में। उछाल पानी में भौतिक चिकित्सा के दौरान जोड़ों और मांसपेशियों पर दबाव को कम करने में सहायता करता है, जिससे मरीज कम दर्द के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक घनत्व की। शारीरिक घनत्व का मतलब क्या है? शारीरिक घनत्व की अवधारणा नर्सिंग में महत्वपूर्ण होती है, खासकर शारीरिक संरचना को समझने में। वसा और मांसपेशियों के ऊतकों का घनत्व अलग अलग होता है, जो शरीर के वजन और समग्र स्वास्थ्य के नैदानिक आकलन में प्रासंगिकता पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो मानव शरीर का मतलब क्या है? मानव शरीर में उछाल किस तरीके से होता है, उत्प्लावन कैसे होता है, शारीरिक घनत्व क्या है, शारीरिक घनत्व की अवधारणा क्या है, ये सब हम क्या करते हैं, ये नर्सिंग के क्षेत्र में हम इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। चिकित्सा उपकरणों का तैरना और डूब जाना, बिल्कुल बात सही है। उत्प्लावनशीलता ये सुनिश्चित करता है कि इसकी भूमिका क्या निभाती है, कि जैसे कैथेटर है या शल्य चिकित्सा है, ये उपकरण होते हैं जैसे चिकित्सा उपकरणों को पानी या रक्त जैसे तरल पदार्थों से जुड़ी प्रक्रियाओं के दौरान सुरक्षित रूप से कैसे संभाला जाए। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंसी, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि उछाल को प्रभावित करने वाले कारक। किसी द्रव में किसी वस्तु की उछाल को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक क्या होता है प्यारे बच्चों? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व क्या है कि किसी वस्तु का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व की तुलना में यह निर्धारित करता है कि वह तैरेगी या डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है तो वह डूब जाती है, यदि वस्तु का घनत्व कम है तो वह बेटा क्या हो गई, वो तैरने लगती है। ठीक है बेटा, आइए अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आयतन। वस्तु का आयतन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। द्रव में डूबी हुई वस्तु की मात्रा उत्प्लावन बल निर्धारित करता है कि डूबी हुई वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावन बल भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है बेटा, ये वस्तु के आयतन की बात। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व से मतलब क्या होता है? समुद्री जल जैसे उच्च घनत्व वाले तरल पदार्थ, मीठे पानी जैसे कम घनत्व वाले तरल पदार्थों की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगता है, और यही कारण होता है कि वस्तुएं मीठे पानी की तुलना में समुद्री जल में अधिक आसानी से तैर जाती हैं। आइए अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है, आइए देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की सीधे समानुपाती होता है, और इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में उछाल यानी कि उत्प्लावन अधिक मजबूत होता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमने आपको फार्मूला बताया था, F बराबर G(m1m2) अपॉन r²। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बॉयंसी इन नर्सिंग, इसका मतलब क्या है? आइए, नर्सिंग में उछाल के अनुप्रयोग। वाटर थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा और हाइड्रोथेरेपी क्या होता है? हाइड्रोथेरेपी बेटा क्या होता है? पानी से संबंधित होता है, यानी कि जल चिकित्सा में उछाल एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है प्यारे बच्चों, जहां रोगियों को पुनर्वास के लिए पानी में डुबाया जाता है, और उछाल बल जोड़ों और मांसपेशियों पर भार कम करने में मदद करता है, जो दर्द से राहत दे सकता है और भौतिक चिकित्सा के दौरान आंदोलन में सहायता कर सकता है। यानी कि अगर जल चिकित्सा और हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी से मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ये चिकित्सा में क्या है, एक उछाल यानी उत्प्लावन बल की धारणा होती है। इसमें क्या होता है कि रोगियों के पुनर्वास के लिए पानी में डुबाया जाता है, और इसमें
उत्प्लावन बल जोड़ों और मांसपेशियों पर भार कम करने में मदद की जाती है, जिससे कि रोगियों का जो दर्द होता है उससे राहत मिल सके। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ बॉडी कंपोजिशन, यानी कि शारीरिक संरचना का आकलन क्या होता है। शरीर की संरचना का आकलन करने में उछाल को समझना आवश्यक है। हाइड्रोस्टेटिक वजन, पानी के नीचे वजन जैसी तकनीकें पानी और हवा में शरीर के वजन की तुलना करके शरीर में वसा प्रतिशत और दुबले शरीर के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए उछाल या उत्प्लावन बल का उपयोग करती है। इंस्ट्रूमेंट्स इन मेडिसिन, चिकित्सा में उपकरण। उछाल चिकित्सा उपकरण जैसे सीरिंज हो गया, ट्यूब हो गया, यहाँ तक कि रोगी की देखभाल में उपयोग किए जाने वाले फ्लोटेशन उपकरण के व्यवहार को समझने में मदद करता है। और उदाहरण के लिए जैसे कुछ सीरिंज को प्रदूषण को रोकने के लिए, तरल पदार्थों पर तैरने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अन्य को ये सुनिश्चित करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है कि वे तरल पदार्थों को अनुचित तरीके से विस्थापित ना करें। ये बेटा चिकित्सा के उपकरण में इस तरीके से हम उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इन मेडिसिन। नेक्स्ट आइए देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ बॉयंसी, उछाल का वास्तविक विश्व उदाहरण क्या है। मानव परिसंचरण में सबसे पहला हमारा है मानव परिसंचरण में हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करता है। बिल्कुल बात बेटा सही है, जो हृदय है शरीर के सभी भागों में रक्त का पंप करता है ना। और रक्त का अपना घनत्व होता है। और मानव शरीर में तरल पदार्थों की गति को समझने में उछाल की अवधारणा को लागू किया जाता है। और रक्त के व्यवहार और दाब के और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नसों और धमनियों के माध्यम से बहने की इसकी जो क्षमता होती है उसको उछाल और द्रव गति की सिद्धांतों का उपयोग करके इसको हम समझा सकते हैं। अब आइए बेटा, अब हम देखते हैं सारांश टेबल बनी हुई है, जिस सारांश तालिका कहते हैं, यानी समरी टेबल, यानी सारांश तालिका। इसमें घनत्व और उछाल की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। कॉन्सेप्ट, अवधारणा, विवरण, इसका सिद्धांत क्या है, इसका फार्मूला क्या है, नर्सिंग में इसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहला है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। इसका फार्मूला देख लीजिए, रो बराबर एम होता है ना बेटा। इसका यूज क्या है, शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को समझना। अगला है बॉयंसी या उत्प्लावकता। उत्प्लावक किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर उसके द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल होता है, जिसे उत्प्लावन या उत्प्लावकता कहते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए, एफ बी इजिकल टू रो जी वी। एफ बी यानी कि जो हमारा बल होता है, कौन सा बल होता है, बॉयंसी बल, फोर्स। रो घनत्व होता है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है ना। और बी क्या होता है, वॉल्यूम आयतन होता है। इसे का यूज क्या है, जल चिकित्सा और हाइड्रोथेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर बल लगाया जाता है। ये बेटा क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है। इसका यूज देख लीजिए, किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर बल लगता है ना बेटा। अब बात करते हैं शारीरिक संरचना की, बॉडी कंपोजिशन। शारीरिक संरचना का मतलब क्या है, मांसपेशियों और वसा के बीच घनत्व के अंतर का उपयोग स्वास्थ्य आकलन में किया जाता है। इसका यूज क्या है, शरीर में वसा के प्रतिशत का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पानी के नीचे वजन करना, है ना बेटा। नेक्स्ट हमारा बेटा सरफेस टेंशन या सतही तनाव या पृष्ठ तनाव कहते हैं।
पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन या सतही तनाव, ये कई नामों से बेटा जाना जा सकता है। क्या होता है बेटा पृष्ठ तनाव? आइए जानते हैं इसके बारे में। पृष्ठ तनाव, आइए नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है बेटा? पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो किसी तरल पदार्थ की सतह पर कार्य करता है, जिससे वह एक फैली हुई लोचदार झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, और ये बल तरल पदार्थ की सतह के अपने क्षेत्र को कम करने की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगर सरल शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो यह तरल पदार्थ की सतह पर अणुओं के बीच एक सासंजक बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह बाहरी बलों का प्रतिरोध करती है। जैसे फार्मूला T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो यहाँ पर T हमारा क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है बेटा, और F हमारा क्या होता है? द्रव सतह पर कार्य करने वाला बल, और L वह लंबाई होती है जिस पर बल लगाया जाता है। ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की इकाइयां यानी कि यूनिट क्या होती है। ऐसा ही अगर यूनिट की बात करें सरफेस टेंशन की तो न्यूटन पर मीटर होता है या न्यूटन प्रति मीटर होता है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम डाइन पर सेंटीमीटर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये इसकी यूनिट होती है डाइन प्रति सेंटीमीटर। और इसका सीजीएस जो यूनिट होती है वो व्यर्थ एक डाइन प्रति सेंटीमीटर में कितने बराबर होता है? 0.001 न्यूटन प्रति मीटर होता है ना बेटा। आइए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का आणविक आधार क्या है? सरफेस टेंशन तरल पदार्थ में अणुओं के बीच सासंजक बलों के कारण होता है, और तरल पदार्थ की सतह पर अणु अपने ऊपर अन्य अणुओं की अनुपस्थिति के कारण एक शुद्ध आवक बल का अनुभव करते हैं, और यह आवक बल सतह क्षेत्र में कमी की ओर ले जाता है, जिससे तरल पदार्थ अपने सतह क्षेत्र को कम करने के लिए क्या होते हैं बेटा? सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? वो सिकुड़ जाते हैं ना बेटा। अब बात करते हैं सासंजकता की। सासंजकता क्या है? ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि जल के अणु हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं, ये सासंजकता कहलाती है। आसंजन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ के अणुओं और जिस सतह के वे संपर्क में होते हैं उसके बीच आकर्षण, या उदाहरण के लिए पानी के अणुओं का कांच की सतह की ओर आकर्षित होना, है ना बेटा। सासंजकता का मतलब होता है एक ही पदार्थ होंगे, जल है जल की तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आसंजन है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी गिलास में आप क्या करेंगे? कांच, जो पानी है, जो पानी के अणु क्या होते हैं वो कांच की सतह की ओर आकर्षित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। जो तरल पदार्थ होते हैं बेटा उनके पृष्ठ तनाव को कम करने के कई कारक प्रभावित करते हैं, तनाव को कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा द्रव की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द लिक्विड। द्रव का मतलब आप समझ गए होंगे, लिक्विड यानी कि द्रव, तरल पदार्थ। ठीक है, दो सतहों के बीच जो बह जाते हैं, सतह के साथ संपर्क में आने पर बह जाते हैं। जैसे अलग अलग तरल पदार्थों का पृष्ठ तनाव अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए तेल की तुलना में पानी का पृष्ठ तनाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, और पानी के अणुओं में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो इसके उच्च पृष्ठ तनाव में योगदान करते हैं। टेम्परेचर, अब बात करते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान आपने सुना है कि आज कितने डिग्री सेल्सियस है? क्या होता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच सासंजक बल कमजोर होता जाता है, और इसलिए तापमान बढ़ने के साथ साथ सतही तनाव
कम हो जाता है, यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इम्प्योरिटीज या सर्फेक्टेंट्स। इम्प्योरिटीज अशुद्धियां, इसको सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। जैसे तरल की सतह पर अशुद्धियों या सर्फेक्टेंट जैसे डिटर्जेंट की उपस्थिति सतह तनाव को कम कर सकती है। सर्फेक्टेंट सतह पर फैलकर और उनकी परस्पर क्रिया को बाधित करके अणुओं के बीच सासंजक बल को कम कर देते हैं, है ना बेटा। आइए अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के प्रभाव। सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, बूंदों का निर्माण। इस तरीके से होता है, सतही तनाव के कारण तरल की बूंदें गोलाकार आकार बनाती हैं और ये सतही क्षेत्र को न्यूनतम कर देता है, क्योंकि किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का सतही क्षेत्र सबसे छोटा होता है। ये बूंदों का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब पानी को किसी साफ सतह पर रखा जाता है तो वह गोलाकार बूंदों का निर्माण कर देता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव तरल अणुओं को एक साथ खींच लेता है। केशिका क्रिया, केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से मतलब क्या है बेटा, आइए देख लेते हैं। कैपिलरी एक्शन सतही तनाव केशिका क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जहां तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक संकीर्ण ट्यूब में ऊपर या नीचे जाते हैं और तरल अणु ट्यूब की दीवारों से चिपके रहते हैं। इसे आसंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्यूब है और दीवार, यानी तरल अणु है और ट्यूब की दीवार है। जबकि सतही तनाव तरल को ट्यूब में ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है बेटा, इसको केशिका क्रिया कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके फार्मूला की बात कर लेते हैं। फार्मूला ऑफ कैपिलरी, केशिका वृद्धि का सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। इसका अगर फार्मूले की अगर हम बात करें, H इज इक्वल टू H बराबर 2T और cos थीटा, है ना बेटा। ये इसका फार्मूला होता है रो जी आर। ठीक है, H क्या है, केशिका वृद्धि है, T क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, R क्या होता है, ट्यूब की त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और R और थीटा हमारा क्या है, द्रव और ट्यूब के बीच बना कोण होता है, और रो हमारा द्रव का घनत्व होता है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। एग्जाम्पल क्या है, इन प्लांट्स कैपिलरी एक्शन helps in the upward movements of water from the roots to the leaves. मेनिस्कस फॉर्मेशन, मेनिस्कस गठन, जब कोई तरल पदार्थ किसी ठोस सतह जैसे कि ट्यूब की दीवारों के संपर्क में आता है तो ये मेनिस्कस बनता है, और तरल पदार्थ की सतह पर एक वक्र बनता है, मेनिस्कस भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आइए जानते हैं अवतल। जब तरल दीवारों पर चढ़ता है, जैसे गिलास में पानी होता है। उत्तल का मतलब क्या है, जब तरल दीवारों से दूर खींचता है, जैसे कि कांच की नली में पारे का चढ़ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तैरती हुई वस्तु। क्या होती है तैरती हुई वस्तु, सतही तनाव भी वस्तुओं के तैरने की घटना में भूमिका निभाता है बेटा। क्या करता है, भूमिका निभाता है, काय में, आइए जानते हैं, आइए देख लेते हैं। आइए, सतही तनाव भी वस्तुओं के तैरने की घटनाओं में भूमिका निभाता है, जैसे कि छोटे कीड़े होते हैं, पानी के स्ट्राइडर, जो सतही तनाव के कारण पानी पर चल सकते हैं। जैसे कीट का वजन सतह को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिससे वह तैर सकता है ना बेटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सरफेस टेंशन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। आइए, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में सतही तनाव इन द लंग्स, फेफड़ों में। सरफेस टेंशन का अगर हम मानव शरीर विज्ञान में अगर हम देखें तो फेफड़ों में किस तरीके से सरफेस टेंशन को यूज कर सकते हैं।
किस तरीके से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे फेफड़ों के कामकाज में सतही तनाव एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो फेफड़े बेटा हमारे अंदर काम करते हैं शरीर में, तो उसके लिए सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि फेफड़ों में हवा की थैली, इसे हम एल्वियोली कहते हैं बेटा, ये तरल पदार्थ की एक पतली परत से ढकी होती है जो स्वाभाविक रूप से सतही तनाव पैदा करती है। यदि सतही तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये एल्वियोली को ढहने का कारण बनता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब बात करते हैं सरफेक्टेंट फेफड़ों। सरफेक्टेंट फेफड़ों में कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक पदार्थ होता है जो सतह के तनाव को कम करता है और ये एल्वियोली के पतन को रोकता है, क्योंकि ये उन्हें अस्तर करने वाले तरल पदार्थ में सतह के तनाव को कम करता है, जिससे फेफड़ों के लिए विस्तार और संकुचन करना आसान हो जाता है ना बेटा। इन ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं का मतलब क्या है आइए जान लेते हैं। सतही तनाव कोशिकाओं में रक्त की गति को प्रभावित करता है और रक्त का सतही तनाव कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि रक्त शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित ढंग से कैसे पहुंचाया जाए। ये क्या है, रक्त वाहिका, रक्त वाहिनियां, है ना। अब बात करते हैं इन मेडिकल डिवाइसेस, चिकित्सा उपकरण में किस तरीके से इसका यूज करते हैं। देखिए चिकित्सा उपकरण में जैसे सीरिंज, फोर हो गया लाइन और कैथेटर हो गया, टिप्स को डिजाइन करते समय सतही तनाव पर विचार किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तरल पदार्थ को आसानी से और कुशलतापूर्वक इंजेक्ट या निकाला जा सके। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन नर्व्स, यानी कि सतही तनाव के अनुप्रयोग। सबसे पहला हमारा है लंग्स फंक्शन एंड सरफेक्टेंट, ठीक है बेटा, यानी फेफड़ों का कार्य और सरफेक्टेंट। फेफड़े का कार्य क्या है, नर्सिंग में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के दौरान फेफड़ों में सतही तनाव की भूमिका को समझना जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि समय से पहले जन्मे शिशुओं में अक्सर अविकसित फेफड़े होते हैं और अपर्याप्त सरफेक्टेंट उत्पादन होता है, जिससे श्वसन संकट सिंड्रोम यानी RDS हो जाता है। ऐसे मामलों में फेफड़ों में सतही तनाव को कम करने और सांस लेने में सहायता के लिए सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी बच्चा होता है, अगर शिशु होता है, अगर वो समय से पहले अगर जन्म ले लेता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस पर क्या होता है, सरफेक्टेंट, यानी कि अक्सर उसके जो फेफड़े होते हैं अविकसित होते हैं, है ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। आइए बाउंड हीलिंग, घाव भरने में, बाउंड हीलिंग यानी कि घाव भरने में, ये किस तरीके से, आइए देखते हैं। सतही तनाव त्वचा के घाव के उपचार में भी भूमिका निभा सकता है। घाव की सतह पर तनाव उस दर को प्रभावित कर सकता है जिस पर त्वचा कोशिकाएं घाव को बंद करने के लिए पलायन करती हैं। नर्सों को यह समझने की आवश्यकता होती है कि संक्रमण या नमी संतुलन जैसे कारक उपचार प्रक्रिया के दौरान सतही तनाव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, है ना बेटा। ये घाव भरने का होता है, हीलिंग बाउंडेड कहते हैं इसे, या बाउंड हीलिंग कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आइए अब बात करते हैं यूज ऑफ सरफेक्टेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार में सरफेक्टेंट्स का उपयोग। सरफेक्टेंट का उपयोग कभी कभी चिकित्सा उपचारों में किया जाता है, जैसे कि नवजात शिशुओं में श्वसन संकट सिंड्रोम का प्रबंधन करने के लिए, या वात स्फीति या निमोनिया जैसी स्थितियों वाले रोगियों के लिए फुफ्फुसीय चिकित्सा में सहायता के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, द्रव प्रशासन और प्रबंधन। नर्सों को यह समझने की जरूरत होती है कि सतही तनाव शरीर में तरल पदार्थों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अंतःशिरा फोर थेरेपी का प्रबंधन करते समय सतही तनाव के सिद्धांत को जानना महत्वपूर्ण होता है और यह सुनिश्चित करना कि तरल पदार्थ वायु, एम्बोलिज्म या रक्त वाहिकाओं के
नुकसान पहुंचाए बिना कुशलता पूर्वक विकृत किया जाता है या विकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक समरी टेबल दे रखी है बेटा, इस समरी टेबल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अभी तक हमने कितना इसमें जाना। तो सबसे पहला हमारा जो सरफेस टेंशन है वो सतही तनाव, यानी सरफेस टेंशन की बात हो रही है। तो वह बल जो किसी द्रव की सतह पर कार्य करता है तथा उसके सतह क्षेत्र को न्यूनतम कर देता है, सरफेस टेंशन कहलाता है, जिसका यूज हम फेफड़ों के कार्य और सर्फेक्टेंट के उपयोग में कर सकते हैं। कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया, किसी तरल पदार्थ की बाह्य बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में प्रवाहित होने की क्षमता केशिका क्रिया कहलाती है। अब शरीर में तरल पदार्थों एवं चिकित्सा उपकरणों की गति होती है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मेनिस्कस, इसको नवचंद्रिका कहते हैं। जैसे किसी ठोस के संपर्क में आने पर द्रव की सतह बनने वाला वक्र, इसका यूज क्या है? केशिकाओं में रक्त प्रवाह को समझना, ये मेनिस्कस का काम होता है। आइए नेक्स्ट, आइए कोहेशन एंड अडेशन, ठीक है बेटा। जैसे संसक्ति और आसंजन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच तथा विभिन्न पदार्थों के बीच, एक ही अगर पदार्थ के अणुओं के बीच अगर क्रिया होती है तो संसक्ति कहते हैं, अगर विभिन्न विभिन्न पदार्थ है तो आसंजन कहते हैं। रक्त परिसंचरण और चिकित्सा उपकरण कार्य में भी मदद करता है, ये कोहेशन एंड एडेशन का काम होता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में यही तक, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।